प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, राहुल ने अपनी मम्मी पुष्पाबाई से कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। हर बार राहुल अपनी मां के सामने पिताजी के बारे में शिकायत करता रहता था। शरद राव जी एक रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने अपनी दो बेटियों का विवाह भी किया था। राहुल सबसे छोटा था। शरद राव जी ने अपने भाइयों को भी पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया था, क्योंकि शरद राव जी के पिताजी बचपन में ही किसी बीमारी के कारण से स्वर्गवासी हो चुके थे और इन सब परिवार वालों की जिम्मेदारी शरद राव जी के कंधे पर आ चुकी थी। शरद राव जी पाटिल समाज के थे, पर न्याय नीतिमत्ता के साथ में अपनी ड्यूटी को कैसे करना कोई उनसे सीखे। पूरे शहर के अंदर शरद राव जी की ईमानदारी का, उनकी पढ़ाई का, उनके ज्ञान देने के तरीके का हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। उनके जैसा विद्वान कोई नहीं था, पर अपने बेटे को वे अपनी बात नहीं बता पा रहे थे कि मैंने क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए भी। अक्सर छोटी छोटी बात के ऊपर जब इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो ये पूरा दोष अपने पिता को ही देता। एक दिन पुष्पाबाई से अर्थात अपनी मम्मी से बहस चालू थी और राहुल झल्लाते हुए कहा कि आज इतनी बड़ी कंपनी में मैं जो काम कर रहा हूं उसकी बदौलत मेरे पापा नहीं, मेरे खुद के दिमाग की बात है। मैंने मेहनत नहीं की होती तो शायद आज इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं होता। पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तुम पिताजी की बात मेरे सामने रखा ही मत करो। अरे, आज जो ट्यूशन पढ़ा रहे लोग उनके बड़े बड़े बंगले हो गए। पापा ने गरीबी के दिन मुझे जानबूझकर दिखाने के लिए ट्यूशन ली, पर उनसे किसी से पैसा नहीं लिया। क्यों फ्री में पढ़ाते रहे सबको? क्या मिला है? मां ने कहा, बेटा, इतने सारे पारितोषिक, इतने सारे पुरस्कार, इतनी सारी ट्रॉफियां जो तुम देख रहे हो, यही तुम्हारे पिताजी की असली कमाई है। और वे अपने सिद्धांत से कभी भटके नहीं। आज मार्केट के अंदर उनको इज्जत के साथ देखा जाता है। अरे, क्या मम्मी इन उपहारों को, इन पुरस्कारों को, इन ट्रॉफियों की क्या चाटूं? आज रहने के लिए घर का ठिकाना नहीं है। वही पुराना, इतने साल पुराने घर के अंदर हम रह रहे, पता नहीं कब ढेर हो जाएगा। आज जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे पढ़ाई के, जो पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, आज उनके देखो बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, और मेरे पापा ऐसी की ऐसी साइकिल के ऊपर चलते रहते हैं। क्या फायदा? क्या करूं इन पुरस्कारों को? मैं धूल खा रहे हो। इतने में शरद राव जी ने दरवाजा खोला जहां पर मां बेटे का संवाद चालू था। हालांकि उन्होंने सुना नहीं सुना पता नहीं, पर जैसे ही पिताजी को देखा, राहुल मम्मी को बोला कि मां मैं जा रहा हूं, और ऑफिस निकल गया। दूसरे दिन पुष्पाबाई बोली
अजी एक काम करोगे क्या? शरद राव जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा बोलो क्या बात है? राहुल आज कंपनी में सवेरे 7 बजे ही चला गया क्योंकि उनके चेयरमैन आने वाले थे, तो टिफिन नहीं लेके गया क्योंकि उस समय तक खाना बना नहीं था। अब खाना बन गया है, आप उसकी कंपनी में जाकर उसे टिफिन दे दोगे? नहीं तो बेटा भूखा रह जाएगा। शरद राव जी ने कल थोड़ी सी बात तो सुन ली थी, पर कहा ठीक है। उठे, टिफिन अपने साइकिल के हैंडल से बांधा और साइकिल लेकर वे चल पड़े भरी धूप के अंदर। 7 किलोमीटर दूरी पर कंपनी थी। बीच में उनका सांस फूलने लगा, तनिक रुके, फिर चल पड़े। कंपनी में पहुंचे तो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोक दिया और कहा कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अर्जेंट मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा भैया ये टिफिन राहुल पाटिल का है, राहुल पाटिल साहब का, उनको देना है। वो तो ठीक है, आप अभी बाहर ही रुकिए और इधर भी गेट के सामने मत रुकिए, थोड़ा दूर पर जाकर रुकिए क्योंकि कब मीटिंग खत्म हो जाएगी, शायद अब 5-10 मिनट में खत्म होने वाली होगी, तब तक आप हमारे मालिक को दिखने नहीं चाहिए। गेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा, यहां पर किसी का आवागमन वर्जित है। धूप में ही, क्योंकि पेड़ तो था नहीं बाहर, धूप में ही थोड़ी सी दूरी पर जाकर वे खड़े हो गए। खड़े खड़े भी थक गए। 5-10 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा होने आ गया था। पैर दुखने लगे थे। पहले ही 7 किलोमीटर साइकिल चला के आए और फिर 1 घंटे तक धूप में खड़ा, पसीने टपक रहे थे। उन्होंने सोचा चलो आजू बाजू कोई पत्थर होता है होगा तो मैं उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ जाऊं, चक्कर के आने के कारण कहीं गिर ना जाऊं। और वे पत्थर पड़े हुए बड़े पत्थर की तरफ जा ही रहे थे, इतने में गेट की आवाज आई, गेट खोलने की, क्योंकि सांप की गाड़ी बाहर आ रही थी। सभी उनके पीछे पीछे बातें करते हुए आ रहे थे। गेट खुलते ही तनिक कंपनी के मालिक अग्रवाल साहब वहां पर रुके और कुछ याद आया तो उन्होंने अपने सीईओ जो था कंपनी का, उसको, राहुल पाटिल असिस्टेंट जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, इन तीनों को कुछ हिदायत देते हुए कहने लगे। इतने में उनका ध्यान शरद राव जी के ऊपर पड़ गया। सिक्योरिटी से कहा कि वो कौन है? सिक्योरिटी ने घबराते हुए कहा कि वे राहुल पाटिल साहब के पिताजी है और उनको टिफिन देने के लिए आए हुए हैं। तो वे बाहर क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा आप इधर आइए। शरद राव जी को देखते ही राहुल को बड़ा गुस्सा आया। मेरी इज्जत का पंचनामा कर दिया है यहां पर, क्यों आए यहां? एक दिन मैं भूखा रहता तो मर नहीं जाता। बड़ी दया आ रही मेरे ऊपर इनको। मन ही मन झल्ला रहा था, पर बॉस के सामने क्या बोले? शरद राव जी नजदीक आए तो अग्रवाल कंपनी के मालिक ने, सुमित ने कहा कि यदि मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही है तो आप शरद राव जी हो जो टीचर थे। हाँ, पर आप मुझे कैसे पहचानते हो? शरद राव जी ने एकदम विस्मित होते हुए पूछा। उन्होंने कहा यह कहानी तो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आज से 25 साल पहले की बात मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं उन्हीं अग्रवाल साहब का बेटा हूं, पुरुषोत्तम जी का, जो कि पढ़ने में एकदम ढ था, हमेशा 0 नंबर मिलता था।
आपने ही मुझे पढ़ाया है, आप मेरे गुरु हो। आप याद कीजिए, शरद राव जी ने कहा, अच्छा याद आया, मैं बाहर ट्यूशन भी पढ़ाने को नहीं जाता था, पर तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया तो मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ाता था, तुम वही हो? कंपनी के मालिक ने हाँ में इशारा किया और उनके चरणों में सबके सामने गिर गए और सिक्योरिटी को डांटते हुए कहा, इन्हें भीतर बैठाना था ना। किसी भी कंपनी के व्यक्ति को कोई चीज देने आता है तो तुम उसे बाहर धूप में खड़ा करते हो। सिक्योरिटी ने अपने कान पकड़े, आइंदा वो गलती नहीं होगी। उनका हाथ पकड़कर शरद राव जी का कंपनी के मालिक अग्रवाल साहब उन्हें अपने चैम्बर के अंदर लेके गए, अपने कैबिन के अंदर लेके गए और अपनी सीट के ऊपर इशारा करते हुए कहा कि सर आप यहां बैठिए। घबराते हुए शरद राव जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो आपकी जगह है, आप बैठिए, आप तो बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, हाइट में भी इतने बड़े हो गए, तुम कितने छोटे थे जब मैं तुम्हें पढ़ाता था, पहचान ही नहीं पाया, पर तुमने तो मुझे पहचान लिया कि सर आप बिल्कुल बदले नहीं हो, आप वैसे की वैसे ही हो। पर आप बैठिए, क्योंकि आपकी बदौलत ही आज जो कुछ हूं मैं यहां तक पहुंचा हूं। यदि आपने मुझे सुशिक्षित नहीं किया होता, मुझे ज्ञान का वो रस नहीं पिलाया होता, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। सभी के सभी आश्चर्यचकित थे। सबको अपनी कैबिन में बुलाया और अग्रवाल साहब सुनाने लगे कहानी कि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी, आप सभी जानते हो, आज भी हमारे किराना मर्चेंट की कई शाखाएं खुली हुई हैं। पैसा भरपूर होने की वजह से मैं पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अहंकार था। स्कूल में जाना, मस्ती करना, झगड़ा करना दोस्तों से, बंक मारना, पिक्चर थिएटर में जाके पिक्चर देखना, बस यही काम मेरा था। 9वीं कक्षा तक जैसे तैसे मैं पास हुआ, पर उसके बाद में मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा विनती की शरद राव जी से कि आप घर पे आके पढ़ाइए, क्योंकि शरद राव जी के घर में बैठने की भी जगह नहीं थी अच्छी तरह से कि वहां पे बैठ के वे ट्यूशन ले सके। जो गरीब घर के थे वे तो बैठते थे, पर मेरे जैसे को तकलीफ हो ये मम्मी ये भी नहीं चाहती थी। मम्मी ने रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की, पैसे देने की कोशिश की कि आप मुंह मांगी कीमत लो पर मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओ। तो शरद राव जी ने उस समय भी कहा हमें पैसे की जरूरत नहीं है। वे साइकिल पर मेरे घर पे आते थे और मुझे पढ़ाते थे। पर पहले ही दिन जब वे आए तो मैं तो बदमाश था ही, मैंने अपनी बदमाशी शुरू कर दी। पर शरद राव जी बहुत कड़क थे। उन्होंने जो मेरी धुनाई की, मैं चुपचाप बैठना सीख गया और धीरे धीरे उस प्यार से उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो जिन विषयों में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, गणित वगैरह में, मुझे उसके अंदर बड़ी दिलचस्पी पैदा होने लगी। अब मैं हंसते खेलते गणित के सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ के समझ लेता हूं और दूसरों को भी समझा सकता हूं। ये तलस्पर्शी ज्ञान मुझे शरद राव जी ने दिया। 10वीं में मैं सेकंड आया। उसके बाद भी मम्मी ने कहा कि तुझे शरद राव जी से ही पढ़ना, और मैंने भी कहा कि मैं तो उन्हीं से पढ़ूंगा। बाकी की सारी ट्यूशन मैंने बंद करवा दी और हर एक विषय के ऊपर शरद राव जी मुझे पढ़ाने लगे। धीरे धीरे अनगढ़ पत्थर को इन्होंने इस तरह से घड़ा, मैं आपके सामने हूं। विदेश में जाके मैंने एमएस किया, इन्हीं की बदौलत, इन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। आज
ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं मालिक हूं, तो उसका सारा श्रेय सर आपको जाता है। सब देखते रह गए, पर आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने ट्यूशन का पैसा मेरे से गुरु दक्षिणा क्यों नहीं ली? शरद राव जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। और रही बात ट्यूशन की फीस, मैं तुमसे क्या किसी से भी नहीं ली है। मैं ज्ञान को बेचता नहीं हूं, ज्ञान का दान देता हूं, और ज्ञान के दान का कोई मैं परिश्रम नहीं लेता। सभी के आंखों में आंसू था। अग्रवाल साहब ने भी अपनी आंखें जो नम हो चुकी थी, उन्हें पहुंचते हुए कहा कि सर, वैसे ही मुझे बहुत समय हो गया, मेरे मन में कई बार आया कि मैं आपके पास आऊं, आपको गुरु दक्षिणा दूं, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान आया, मैं नहीं आ सका। आज उस परम पिता परमेश्वर ने होकर मुझे आपके लिए सेवा का मौका देने के लिए कटिबद्ध किया है, और आप मेरे इस फैक्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर आपके चरण पड़े, तो मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगा। आपको मेरे से कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा तो मैं आपको दूंगा ही। पहले ये बताइए सर, आप उसी मकान में रहते हो या मकान नया ले लिया? अब मौन तोड़ा राहुल ने। उसने कहा, नहीं, अभी तक तो हम उसी मकान में रह रहे हैं, पता नहीं कब ढह जाएगा। उसके इस बोलने से अग्रवाल साहब समझ गए कि ये पिता की उपेक्षा करने वाला है, पिता का अनादर करने वाला है, इसके मन में टीस है। राहुल, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं ना। शादी वाले, लड़की वाले कह रहे कि जब तक खुद का मकान, अच्छा मकान नहीं होगा, तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और उसने अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। अग्रवाल साहब ने कहा, सर, मेरे कंपनी के प्रॉफिट से एक बिजनेस और हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्डर भी बन चुका हूं, और मेरे 3 BHK 7-8 बचे हुए, उसमें से एक 3 BHK मैं आपको दे देता हूं, जो अच्छे लोकेशन पर है। आपके नाम पे मैं रजिस्ट्री करवा देता हूं, आप मुझे ना नहीं बोल सकते। क्या? एक साथ राहुल और शरद राव जी के मुंह से निकल कर पड़ा, इतना बड़ा मानधन मैं नहीं ले सकता, मैं बोझ तले दब जाऊंगा। अग्रवाल साहब बोले कि नहीं सर, आपको ये लेना ही पड़ेगा। और रही बात 2 मिनट का समय दो, उन्होंने किसको फोन लगाया पता नहीं, और राहुल से कहा, शादी की तारीख तय हो गई या नहीं? कि कैसे होगी सर, अब तो तुम्हारा मकान भी हो गया है, तुम तारीख फिक्स करो। और जानते हो ना, इच्छामणि लॉन, जो कि इच्छामणि, इच्छापूर्ति गणेश जी के भव्य दिव्य मंदिर के बाजू में ही है, वो लॉन बुक हो चुका है। तुम्हें सिर्फ सामान लाना है, मेहमानों को आमंत्रित करना है, खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पे हो चुकी है। पर वो तो बहुत महंगा है सर, इतने पैसे, वो सब कुछ हो गया, क्योंकि अरे भाई, इन्होंने जिन जिन को ज्ञान दिया है, ज्ञान का दान दिया है, आज उस ऋण से उऋण होने का मौका मिल गया है। और इच्छामणि लॉन का जो मालिक है वो भी इन्हीं का शिष्य है। मैंने उससे फोन पे बात किया तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, ये सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इनके एक एक शिष्य, इनके बोलने की भी जरूरत नहीं, इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम लोग जो कुछ है वो है।
शर्मिंदा हो रहा था राहुल, और राहुल को टोकते हुए अग्रवाल साहब ने कहा, और हाँ, तुम एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, तुम्हारे पिताजी को और माताजी को कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे कानों में कभी कुछ पड़ा तो तुम मेरी कंपनी से तो निष्कासित कर ही दिए जाओगे, साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो तुम्हें जॉब पर रख लेगी। मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। राहुल ने हाथ जोड़े। खैर, अग्रवाल साहब बड़े खुश थे। उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर सर को बिठाया और सर को अपने ड्राइवर से कहा कि इन्हें इनके घर पे छोड़ दो, और साइकिल जो है एक वॉचमैन को ही कहा कि इनके घर तक पहुंचा देना। घर पर पहुंचने के बाद में जैसे ही राहुल भी कंपनी की बस से घर पर आया, आते ही सीधा पिताजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। पुष्पाबाई देखने लगी, आज क्या बात हो गई? ये बेटा हमेशा बोलता था कि पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है, आज इनके चरणों में गिरकर रो रहा है, उनके चरणों को अपने आंसुओं से प्रक्षाल कर रहा है। राहुल ने कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है, मैंने सोचा भी नहीं था, और मैं हमेशा आपको दोष देता रहा, पर मैं झूठा हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, पर आपके जैसा ही जीवन अब मैं आज से व्यतीत करूंगा। पिताजी गदगद हो गए। उन्होंने अपने बेटे राहुल के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, अपने जीवन में कुछ सिद्धांत ऐसे बनाओ जिससे कि लोग भी उसका अनुसरण करने के लिए लालायित होते रहे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी प्रेरित करती है कि जीवन के अंदर हमारे माता पिता का हम कभी भी अनादर ना करें। ये ना कहे कि पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे, पिताजी और माताजी ने हमारे लिए जो किया है वो शायद संसार में कोई कर भी नहीं पाएगा। आज उन्हीं की बदौलत जो कुछ है हम है। दुनिया हमें जानती है तो उसके पीछे कारण हमारे मम्मी पापा है। मम्मी पापा का हमेशा आदर करो, सत्कार करो, उनको कभी नाराज मत होने दो, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं हमेशा लेते रहो। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। और दोस्तों, अभी कम से कम 25 लोग लाइव देख रहे हैं, पर सिर्फ एक थम्स अप लाइक करने में आप देरी क्यों करते हो? इतनी अच्छी अच्छी कहानियां मैं आपको रोज सुनाता हूं। लाइक करने में आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। लाइक कर दिया करो यदि कहानी अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड भी करते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।